नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हाजिर हैं आज के बुलेटिन की खबरों के साथ और आपके साथ मैं श्रेया। देश में लॉकडाउन होने के बाद धार्मिक स्थलों पर जहां भीड़भाड़ इकट्ठा होती थी वहां पाबंदी लगा दी गई थी। अब एक लंबे समय के बाद आज से सभी देवस्थान खोल दिए गए हैं। इस मौके पर अब भक्त मंदिर में भगवान के समक्ष आ सकेंगे। रीवा में भी भगवान महामृत्युंजय मंदिर के साथ साथ चिरहुला मंदिर, रानी तालाब सहित मस्जिदों को खोल दिया गया है। पुजारियों का कहना है कि शासन ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करते हुए मंदिर आज से प्रारंभ कर दिए गए हैं और भगवान के दर्शन के लिए मंदिर के पट को आम जनमानस के लिए खोल दिया गया है। सरकार की गाइडलाइन है कि मंदिर में प्रसाद का चढ़ावा नहीं होगा और साथ ही अगरबत्ती, फूल, नारियल पूर्णतः वर्जित रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि लंबे समय के बाद लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र मंदिर, मस्जिद एवं अन्य देव स्थलों को खोल दिया गया है। अच्छा निर्णय है। शासन ने जो आदेश दिया है, शासन की गाइडलाइन के अनुसार हम लोग उसका पालन करते हुए मंदिर को आज से प्रारंभ कर दिए हैं। हर भक्तों के दर्शन के लिए, आम जनता के लिए खोल दिया गया है। मंदिर नए नियमों के साथ खोला गया है, किस तरह से पालन करवा पाएंगे? अब शासन की जो गाइडलाइन है कि मंदिर में प्रसाद न चढ़ाया जाए, अगरबत्ती, नारियल, माला, फूल, सिंदूर आदि को प्रतिबंधित किया गया है। उस नियम को हम पालन कर रहे हैं। सैनिटाइज की व्यवस्था हमने मंदिर में कर रखा है और प्रसाद आदि भक्तों से निवेदन है कि प्रसाद लेके मंदिर में ना आए, खाली मानसिक रूप से भगवान का दर्शन करते हुए और अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करें। आज इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंदिर आने के लिए लोगों को नियम का पालन करना पड़ेगा। हाँ, शासन का जो गाइडलाइन है ये कोरोना काल पे, तो उस गाइडलाइन को तो पालन करना पड़ेगा। जान है तो जहान है, तो जब हम गाइडलाइन को पालन करेंगे तभी हम सुरक्षित होंगे, परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे, समाज को, देश को, सबको सुरक्षित कर पाएंगे। सबसे पहले अपनी सुरक्षा जरूरी है, उसके साथ साथ सबकी सुरक्षा आवश्यक है। पहली खबर में हमने आपको बताया कि आज से देवस्थल भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। इसी सिलसिले में शासन के द्वारा दिए गए गाइडलाइन एवं निर्देशों का पालन कराने के लिए अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। बैठक में शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों को बताते हुए पालन करने की बात कही गई। इस दौरान अमैया थाने में सभी धर्म के धर्मगुरु पहुंचे। थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि जरूरी है कि मंदिर, मस्जिद में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। शासन के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी दिशा निर्देश हैं वह धर्म गुरुओं को बताया जा रहा है, जिसमें से मंदिरों में प्रसाद चढ़ाना, अगरबत्ती, फूल, नारियल चढ़ाना जैसे कई तमाम मुख्य चीजें निषेध रहेंगे। शासन प्रशासन की अभी गाइडलाइन आई है कि अब आज से शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्सेस और मंदिर, मस्जिद और सभी धार्मिक स्थल खुल जाने हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहाँ भी किया जाए। तो कुछ दिशा निर्देश जो है कल एसपी साहब ने हमें मीटिंग बतलाए थे, वही इन धर्मगुरुओं को बुलाकर सभी धर्मों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोगों को बताए गए हैं। जैसे कि मंदिरों में घंटी का प्रयोग ना करना या प्रसाद ना चढ़ावा ना लेना। मस्जिदों में है जैसे तो एक ही स्थान पर सभी लोग को ना बैठना, इस डिस्टेंसिंग के साथ नमाज़ पढ़ना या वज़ू घर से करके आना सभी, या जैसे कि चर्च में लोग बैठते हैं तो वहाँ का स्थान जो है सैनिटाइज लगातार किया जा सके। ऐसे कुछ निर्देश जो है सामान्य निर्देश दिए गए हैं और उनसे अपेक्षा की गई है कि उसका पालन किया जाए। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन किया गया, जिसकी वजह से देश में सभी दुकानें एवं संस्थाओं को बंद कर दिया गया था। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा समय तक होटल, रेस्टोरेंट बंद रहे, लेकिन आज से होटल, रेस्टोरेंट के खुलने के लिए हरी झंडी मिल गई है। आज सुबह से ही शहर में होटल, रेस्टोरेंट खुले दिखाई दिए। हालांकि होटल व्यापारियों का कहना है कि ग्राहकों की आवाजाही कम है, एक भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे धंधा चल सकता है। इस लॉकडाउन में जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कई दिनों तक नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी हमें इस बात की खुशी है कि लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा दिन तक होटल व्यापारी प्रभावित रहे, लेकिन अब होटल व्यापारियों को राहत मिली है, वह धंधा करने में प्रयासरत हैं। होटल की ओपनिंग हुई है 3 महीने बाद, जब से 22 मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ है। आज 8 मई को होटल चालू हुआ है। अभी तक 11:30 बज रहा है, ग्राहक का कोई आवागमन नहीं हुआ है। जैसे जैसे कस्टमर आएंगे वैसे वैसे नियम फॉलो किया जाएगा। मास्क कस्टमर को पैराराइट यूज़ किया जाएगा, कर्मचारियों को मास्क
लगा के इन्वार है और कस्टमर को साइड से बैठाया जाएगा। लॉकडाउन में इतने दिनों तक दुकानें बंद रही, किस तरह की समस्याएं हैं? लॉकडाउन में 3 महीने दुकानें बंद थी। समस्या इतनी ज़्यादा है कि घर का खर्चा, होटल का खर्चा और ये कुछ मतलब पूरा नहीं हो पा रहा है। आगे समस्या और आएंगी। बसें चालू नहीं है अभी। क्या लगता है मंदी का असर रहेगा या ग्राहकों मंदी का परसेंट तो करीब 70% रहेगा, 70-80%। अब इसको गाड़ी को पटरी में आने में 2-4 महीना अभी और लग जाएगा। सबसे पहले मैं विंध्या टाइम और न्यूज़ को और हमारे पत्रकार आशीष जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने लगातार हर समस्या, हर व्यापारियों की समस्या को अपने समाचार में प्रमुखता से निकाला और आपने रेस्टोरेंट को खासकर जो रेस्टोरेंट होटल व्यवसायी अपना व्यवसाय बंद किए थे, आपने उनकी खबर बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे शासन प्रशासन तक पहुंचाई कि अब होटल व्यवसायी बहुत तंग हो चुके हैं, बहुत तंगी की हालत में जी रहे हैं, जिससे शासन प्रशासन ने होटल व्यवसायियों पर भी ध्यान दिया और आज से होटल शुरू हुए हैं। गाइडलाइनें आई हैं, सैनिटाइजर करना है, मास्क लगाना, बिना मास्क के ग्राहकों को आना नहीं है, वो सारी व्यवस्थाएं, और भीड़ भाड़ ना बने। शासन प्रशासन ने अपील की है भीड़ भाड़ ना बने, कम से कम लोग रहें। तो उन सब चीज़ों को हम लोग देखते हुए उनका पालन करेंगे और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे शासन प्रशासन को दिक्कत हो। और ये बीमारी की जो चैन कम हुई है, टूटी है, रीवा में तो कोरोना पूरी तरह खत्म ही की कगार पे है, तो वो पुनः बढ़ नहीं पाए। प्रदेश में कक्षा 12वीं के छात्रों एवं कॉलेज के छात्रों को जनरल प्रमोशन देने की मांग अब तेज होती जा रही है। आज मैहर में युवा कांग्रेस आईटी सेल के जिलाध्यक्ष सौरभ शर्मा लल्ला के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम मैहर को ज्ञापन सौंपकर कक्षा 12वीं के छात्रों के जनरल प्रमोशन की मांग की है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के मरीज आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी संख्या 1000 से लाख में पहुंच गई है। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार महामारी में रोक लगा पाने में नाकाम साबित हुई है। ऐसे में देश के भविष्य युवाओं का ध्यान रखते हुए छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाना चाहिए। वहीं आईटी सेल के जिला अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने कहा कि अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो संवैधानिक तरीके से युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कक्षा 12वीं के छात्र अलग अलग जनप्रतिनिधियों से मिलकर सरकार से जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। देखिए, हमारी मांग है, शिवराज सिंह चौहान से आज यूथ कांग्रेस पूरे ज़िले की एवं मैहर विधानसभा की मांग करे हैं। पूरे पूरे युवा आज इकट्ठा हुए हैं। हमारी स्पष्ट मांग है सरकार से कि जिस तरह से 10वीं के छात्र छात्राओं को जनरल प्रमोशन देके एक आगे बढ़ाया गया, आगे की स्कूल में एडमिशन दिया गया, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो 12वीं के छात्र छात्राएँ हैं और हमारे जो कॉलेज के साथी हैं, युवा हैं, बालिकाएँ हैं, इनको भी जनरल प्रमोशन के तौर पर आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह से कोरोना महामारी आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में फैली हुई है, इसके चलते अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो यूथ कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा स्पष्ट आज मैहर एसडीएम साहब सुरेश अग्रवाल जी को ज्ञापन दिए हैं यूथ कांग्रेस के द्वारा कि अगर शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1 हफ्ते के अंदर हमारी मांग पूरी नहीं किए और अगर छात्रों को जनरल प्रमोशन नहीं दिए तो यूथ कांग्रेस समस्त जिले की नहीं पूरे प्रदेश की उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदारी सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की होगी। विंध्य क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों को लेकर मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने चिंता जाहिर की है। पूर्व विधायक का कहना है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी विंध्य क्षेत्र में है। सर्वाधिक परेशानी भी क्षेत्र में है, जो विंध्य क्षेत्र कभी देश के गौरव के लिए एवं जिस विंध्य क्षेत्र के इतिहास को सांप्रदायिक दंगा से खुद को रखने के लिए जाना जाता था, उसी विंध्य क्षेत्र में आज किसान मजदूर सभी का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए विंध्य क्षेत्र में बढ़ते बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व विधायक का कहना है कि देश में लॉकडाउन की जब आवश्यकता थी तब लॉकडाउन हटा दिया गया, जबकि मौजूदा समय में कोरोना वायरस की संख्या में सर्वाधिक इजाफा हो रहा है। इसके अलावा पूर्व विधायक के द्वारा विंध्य क्षेत्र के किसानों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। साथ ही पूर्व विधायक ने केंद्र एवं प्रदेश की सरकार की आलोचना में एवं विपक्षी पार्टी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, विंध्य क्षेत्र इस बात का प्रमाण दे दिया पूरे देश में कि सर्वाधिक मजदूर और सर्वाधिक बेरोजगारी और सर्वाधिक परेशानी हमारे विंध्य क्षेत्र में है। जो विंध्य क्षेत्र कभी
देश का गौरव रहा है, देश के इतिहास को हमेशा मर्यादित और सांप्रदायिक दंगों से दूर रखने वाला रहा है। ये विंध्य क्षेत्र की दुर्दशा जब हमने देखा कि जितना भी ये केंद्र बना दिया गया रीवा, पूरे चाहे मिर्ज़ापुर के लोग आए, इलाहाबाद के लोग आए, सीधी के आए, सतना के आए, पन्ना छतरपुर के आए, शहडोल के आए, पूरी ट्रेनें पहले रीवा लाए और रीवा से चारों तरफ के लिए। पर ये ईश्वरीय कृपा है। इन मज़दूरों को हाल तो ये है कि एक देशी भाषा में कहावत है कि एक आदमी कोपल लेने गया कार्तिक में और वो लौटा चैत में, और हमारे लिखा है कि का वर्षा जब पृथ्वी सुखाने। ये हमारी हालत ये हो गई कि यहाँ का मज़दूर कोई साइकिल से, कोई गाड़ी से, कोई काहे से, कोई पैदल से, इसको पूरा देश ने देखा तमाशा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन जो पहले कड़ाई से पालन हुआ, अगर कामों से धीरे धीरे इसको चढ़ाकर इसको आगे लाते, और जब लॉकडाउन की आवश्यकता थी तब पूरा खोल दिया गया है। लापता युवक का शव सिरमौर के चचाई जलप्रपात के समीप स्थित अगूसी घाटी में 100 मीटर गहराई में रविवार को मिला। प्रथम दृष्टया में युवक की हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रीवा SGMH भिजवा दिया है। रविवार सुबह लोगों ने युवक का शव पड़ा देखा, सूचना पुलिस को दी। पहचान अंकुश कोल, पिता बेला 19 वर्ष, निवासी सिरमौर के रूप में हुई। पुलिस की सूचना पर परिजन भी पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि युवक 5 दिन पूर्व रहस्यमय ढंग से लापता हो गया था। उसकी काफी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला, तो सिरमौर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने परिजनों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। शव क्षत विक्षत हालत में था, जिससे मौत के स्पष्ट कारण सामने नहीं आ पाए हैं। आशंका जताई जा रही है कि जिस दिन युवक लापता हुआ था उसी दिन उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस अब PM रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने रविवार दोपहर थाने के सामने जाम लगा दिया। 1 सैकड़ा लोग थाने के सामने एकत्र होकर सिरमौर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाने लगे और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने की मांग करने लगे। इस दौरान भारी पुलिस बल पहुंचा। SDOP PS परस्ते ने परिजनों को समझाइश देकर शांत कराने का प्रयास किया। परिजन पुलिस पर उसको ढूंढने में लापरवाही बरतने के आरोप लगा रहे थे। जो सर आज जो कथित घटना हुई है तो जिस संबंध में अज्ञात लाश मिली उस पर क्या कहना सकते हैं? आज करीब 11 बजे की बात है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मरेला नहर के पास एक अंगूसी घाटी है जो चचाई घाटी के अंतर्गत आती है। वहाँ पर 100 मीटर गहरी खाई में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। हाँ, मौके पर मैं और थाना प्रभारी और पूरी टीम पहुँची। जाकर देखा तो एक डेड बॉडी थी। हमने मौके पर मरकायमी की, मर्ग जांच में लिया है। इसके बाद परिजनों से पहचान कराई गई तो अंकुश नाम के लड़के की डेड बॉडी होना पाई गई है, जो कि वार्ड क्रमांक 10 सिरमौर के निवासी हैं। और इसी घटनाक्रम में 1 तारीख को अंकुश नाम के लड़की का गुमशुदगी थाना सिरमौर में कायम की गई थी। फिलहाल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए SGMH रीवा भेजा जा रहा है। PM के बाद ही स्थिति क्लियर होगी कि वास्तव में ये जो मृत्यु हुई है वो कैसे हुई है। मैहर मां शारदा देवी मंदिर में आज से नई दर्शन व्यवस्था लागू हो गई है। पूर्व में कोरोना के संकट को देखते हुए दर्शन में रोक लगा दी गई थी, जिसे आज 8 जून को खोल दिया गया है। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर ली है। सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करते हुए विश्व प्रसिद्ध मैहर मां शारदा देवी मंदिर में मात्र सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर मंदिर में दर्शन हेतु प्रवेश दिए जाने की बात कही है। भक्तों को मां शारदा के दर्शन 3 स्लॉट में होंगे। प्रातः 5 बजे आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए मां का दरबार खोल दिया जाएगा। दूसरे स्लॉट में 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक मां का पट बंद रहेगा। तीसरे स्लॉट में सायंकालीन आरती के बाद मां का दरबार बंद कर दिया जाएगा। शाम 6 बजे से 7 बजे तक साफ सफाई आदि करने के बाद दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। वहीं SDM मैहर सुरेश अग्रवाल ने बताया कि मां शारदा के गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। 4 बजे से मेडिकल 2 टीम बैठेगी बैरियर पे, उनके स्कैनिंग करेगी। स्कैनिंग करने के बाद वो यहाँ प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेने के बाद गोले जो बनाए गए हैं उससे दर्शन करेंगे। शिव साहब अभी शाम को ही उनकी टीम पूरा मंदिर परिसर सैनिटाइज कर देगी। सैनिटाइज करने के बाद लोग कल सुबह दर्शन शुरू करेंगे। प्रसाद जो ले जाएंगे ऊपर मंदिर में नहीं चढ़ाया जाएगा,
दर्शन जो है पहली लाइन से ना होकर सेकेंड लाइन दर्शन होंगे, जिससे कि लोग अंदर न प्रसाद फेंक सकें, नहीं माला फूल अंदर जा पाएगा। चैन लिंक से बंद भी कर रहे हैं और लोग वहाँ ऊपर बैठ नहीं पाएंगे, सीधे नीचे आते जाएंगे। दुकानदारों को भी सबको कहा गया मास्क लगा के रहेंगे। मास्क के साथ साथ जो प्रसाद देंगे उनको भी मास्क लगाएंगे, हाथ धोने की व्यवस्था करेंगे और किसी को भी नहाने धोने की व्यवस्था नहीं करेंगे। दुकानदारों सुरक्षा में जो है पुलिस व्यवस्था बैरियर में भी रहेगी, फुटपाथ में भी रहेगी और अन्य स्थानों पर जहाँ भीड़ जैसे भीड़ आएगी उसमें व्यवस्था की जाएगी। और कुछ विशेष किया गया है दर्शन को लेकर, जैसे कि रोप वे बंद रहेगा, रोप वे बंद रहेगा, मारुति वैन भी बंद रहेगी, सिर्फ अभी पैदल दर्शन होंगे। अभी आकलन किया भीड़ क्या होती है, कितने लोग आ रहे हैं उसके अनुसार अपनी व्यवस्थाएँ बनाई जाएंगी। कितने संख्या में श्रद्धालु आने की व्यवस्था है? अभी तो मुश्किल 2-3 हज़ार ज़्यादा लोग नहीं आएंगे दिन भर में। वैसे आपके द्वारा कितनी व्यवस्था की गई, कितने लोग आएंगे तो संभाल लेंगे प्रशासन? 5,000 तक भीड़ आएगी, संभाल जाएगी कोई। 5,000 के ऊपर आई तो फिर थोड़ा सा उसके बाद फिर देखेंगे। उसके बाद हमें रुकना पड़ेगा स्कूल के पास ही, 15 बजे बस स्टैंड में रुकना पड़ेगा। जब खाली उसके बाद मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह आज माता बिरासनी की नगरी बिरसिंहपुर पाली पहुंची, जहां सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने, नगरवासियों ने मंत्री मीना सिंह का स्वागत बड़ी ही सादगी के साथ किया। उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा के विधायक एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह इन दिनों उमरिया जिले के दौरे में हैं और आज बिरसिंहपुर पाली पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर परिषद के नियमों को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रवेश पर अपनी स्क्रीनिंग कराई व सैनिटाइजर करके माता बिरासनी का दर्शन प्राप्त किया व विश्व मंगल की कामना की। साथ ही स्थानीय रेस्ट हाउस में समस्त नगरवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं से सौजन्य भेंट की। नगर के व्यापारियों सहित अनेक संगठनों ने मंत्री मीना सिंह का भव्य स्वागत किया। वहीं आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की जनहितैषी सरकार जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। ये तो मैया की ही कृपा है, जबकि मुझे ये पता नहीं था कि 8 तारीख को ही खुल रहा है। जबकि एक बात और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ मतलब कल के लिए था, फिर अचानक ये हुआ कि नहीं मंडे को जाएंगे और गेट खुला रहेगा तो दर्शन करेंगे, नहीं तो आप सबका दर्शन करेंगे, ऐसा करके कार्यक्रम बनाया गया था। पर ये तो सब उनकी महिमा है और आज उनके नगर का प्रवेश हुआ और मैया का दरवाज़ा खुला मिला, ये उनकी कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ है और आज मैया का दर्शन प्राप्त करी और उनकी कृपा से ही आज यहाँ तक पहुँची हूँ और आप सबका भी बहुत आशीर्वाद है। नहीं तो मैं तो बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ संगठन की, आप सबको पता है। आज जो कुछ भी संभव हुआ है, आज चाहे प्रदेश में आज एक मंत्री के रूप में आप सबके आशीर्वाद से जो सम्मान प्राप्त हुआ है, तो ये उनकी कृपा है और आप सबका भी बहुत आशीर्वाद है और इसलिए मैया के चरणों को बहुत प्रणाम करती हूँ और आप सबका भी बहुत अभिनंदन और वंदन करती हूँ। और मैया हम सब पर कृपा बनाए रखेंगी ताकि उनकी कृपा आशीर्वाद से पूरे मध्य प्रदेश का और अपने ज़िले का भी अच्छा उनके आशीर्वाद से काम आगे बढ़े और जो पीड़ित परेशान मेरे पास पहुँचे तो उनकी सेवा मैं अच्छे मन से कर सकूं, ऐसी मैया मुझे शक्ति दें और कृपा बनाए रखें कि आप सबका भी अच्छे से काम कर सकूं। सतना के रेवरा फार्म सोसाइटी के संचालक के खिलाफ सतना कलेक्टर ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं, जिसमें सोसाइटी संचालक द्वारा संचालित 3 सोसाइटियों में हुए गेहूं के नुकसान का आकलन कर उसकी वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं। नुकसान की भरपाई न करने पर संचालक की चल अचल संपत्ति को कुर्क करके उसकी भरपाई की जाएगी। दरअसल बीते दिनों हुई बारिश में सोसाइटी में खुले में बड़ी मात्रा में गेहूं रखा था, जिसकी ना तो पैकिंग की गई न ही ट्रांसपोर्टेशन हुआ। जिला प्रशासन की माने तो लगातार रेवरा फार्म सोसाइटी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। प्रशासन ने कई बार समझाइश भी दी थी। यही नहीं, शासन ने निर्देश भी दिए थे कि खरीदी करने के तुरंत बाद ही गेहूं की स्टिचिंग कर उन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, लेकिन तमाम निर्देशों के बाद भी संचालक ने निजी लाभ के लिए लापरवाही बरती। बताया गया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है, पैरासी को संचालक से वसूला जाएगा। पैसा न भरने पर संचालक की चल अचल संपत्ति को कुर्क करके नुकसान की भरपाई की जाएगी। रेवरा खरीदी केंद्र में एक्चुअल में तीन खरीदी केंद्र हैं और इनकी गेहूं खरीदी के समय से ही काफ़ी कंप्लेंट थी। इनको हम लोग सतत इनको समझाइश देते रहे कि आप लोग खरीदी के साथ ही स्टैकिंग करो, लेकिन इन लोगों ने लेबर की बचत के कारण या लापरवाही के कारण उसको
स्टैगिंग नहीं कराया, सिलाई नहीं कराया और वैसे खुले में रखा, जिसके कारण बरसात में काफ़ी गेहूं को नुकसानी हुई है। इनके विरुद्ध कलेक्टर ने भी निर्देश दिया है कि जो भू राजस्व के बकाया की भांति जो वसूली होती है वो वसूली की प्रक्रिया भी अपनाई जाए। इनकी अचल संपत्ति कुछ की जाएगी। तो किसके नाम पर है ये? हाँ, 3 सोसाइटियाँ जो तीनों खरीदी केंद्र हैं उनके समिति प्रबंधकों के विरुद्ध राशियाँ हैं। विंध्य की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.